हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष मित्तल जी हैं। हम लोग इनसे कुछ एक सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हम इनसे कुछ एक सवाल करेंगे कि जैसे देखिए गवर्नमेंट आम लोगों को या किसानों को दूसरे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करती है, ऐसी बातें बोल के कि जो किसान नेता है उनके पास कोई तर्क नहीं है या उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन नहीं है, इसीलिए वो लोग इन लॉज को रिपील यानी कि पूरी तरह से वापस करवाने पे अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें इस बात को मान चुकी है कि हम कुछ एक इसमें जो सुधार हैं जहाँ इसमें संशोधन है वो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारे यूनियंस के लीडर्स हैं वो इसी बात को लेके अड़े हैं कि नहीं, हमें सिर्फ ये कानून है, ये इनमें कोई संशोधन नहीं करवाना, इनको वापस करवाना है। तो इस बात पे ये सवाल हम लोग डॉक्टर जी से करेंगे कि क्यों रिपील करवाना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। दरअसल इन कानूनों का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कॉरपोरेट के पक्ष में है और किसानों को वो तबाह कर देगा। इस बात से सरकार छिपने के लिए कह रही है कि वो कुछ बिंदुओं पर 10, 12, 14 बिंदु उसने बताए जिन पे वो संशोधन कर सकती है, और बार बार ये बात भी कहती है कि हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये क्योंकि कॉरपोरेट के पक्ष में है, कॉरपोरेट को ग्रामीण मंडियों की स्थापना और ठेका खेती करने का कानूनी अधिकार देते हैं, और तो ये कॉरपोरेट की मांग है कि इसको किसी भी कीमत पर लागू होना चाहिए। उसी के पक्ष से सरकार कह रही है कि हम इनको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन का मतलब है कुछ समय बाद किसानों की सहमति के आधार पर इनको लागू किया जाएगा और ये लीगल राइट के तौर पर वो अपने अधिकार को इम्प्लीमेंट कराएंगे। भारत की पुलिस और प्रशासन उनके साथ खड़ी रहेगी और किसानों का साथ नहीं देगी, इसका जो बुरा असर आने वाला है। इन कानूनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका वजह से किसान देश भर में जग रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जो ठेका खेती कानून है उसमें साफ साफ लिखा है कि ठेका खेती में लागत की सामग्री सब कॉरपोरेट ठेका देने वाली स्पॉन्सर कंपनी से खरीदनी होगी। इसका पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए किसान को अलग से कर्जदाता संस्था और बैंकों से अपना एक करार करना पड़ेगा अलग से। और आप जानते हैं कि कर्ज लेने के करार वो ज़मीन या ट्रैक्टर या बाकी संपत्ति गिरवी रख के ही होता है। जाहिर बात है अगर उसका पेमेंट वापस नहीं हो पाएगा तो वो ज़मीन जाएगी। तो ये कहना कि कानून में अंत में लिखा है कि कंपनी जो है किसान की ज़मीन नहीं ले सकेगी, ये गलत बात है, क्योंकि किसान की ज़मीन चली जाएगी, वो उसको तत्काल कौन लेगा? बैंक उसको नीलाम करेगा। साथ में उस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उधार कंपनी से लेगा किसान तो वो उधार अगर वापस नहीं कर पाएगा तो उसको धारा 14.7 में लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पर वसूला जाएगा। लैंड रेवेन्यू के एरियर का मतलब है कि ज़मीन के बकाये के रूप में ज़मीन नीलाम करके वो वसूला जाएगा। तो उस कानून में ही लिखा है कि ऐसा किया जाएगा। दूसरा जो खतरनाक कानून है वो मंडी कानून है। उसमें किसान की सारी मंडियों में जो कुछ भी थोड़ी बहुत पकड़ है या जो कुछ भी उसकी सुविधाएं हैं वो चली जाएंगी। इसमें एक बात तो ये है कि धारा 5 में लिखा है दोनों कानूनों के कि मंडियों के अंदर रेट ऑनलाइन से तय होगा। ऑनलाइन का मतलब है कि अगर पंजाब में एमएसपी घोषित भी है 1886 रुपये कुंटल, लेकिन ऑनलाइन में कहीं भी वो 800 या 900 या 1000 रुपये बिक रही है, तो कंपनी कहेगी कि हमारा कानूनी अधिकार है, हम आपको 800 रुपये का या 900 रुपये का 1000 रुपये का रेट देंगे। दूसरा उसमें लिखा है कि जो फेयर ट्रेड है यानी निष्पक्ष व्यापार के जो आधार है ये कैसे तय होगा, ये कंपनी खुद अपने नियम बनाएगी। ये मंडी बाईपास कानून की धारा 5.2 में लिखा है, 5.1 और 5.2 में, कि फेयर ट्रेड के निष्पक्ष व्यापार के नियम कंपनी खुद बनाएगी। और धारा 9 में लिखा है कि अगर कोई विवाद फंसेगा तो उस विवाद का निपटारा कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाके में सारे व्यापार का आधार सब कुछ कंपनी के हाथ में चला जाएगा। हमें जानना चाहिए कि आज भी 70% फसल मंडियों के बाहर बिकती है और सरकार दावा कर रही है कि वो कंपनियों को वैकल्पिक व्यापार का रूप दे रही है। लेकिन इन दोनों कानूनों के ऊपर सबसे उसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि सरकार कंपनियों को स्थापित होने का बढ़ावा देगी। तो सरकार जो खुद सुविधाएं देती है किसानों को वेलफेयर के रूप में या एमएसपी के रूप में या सरकारी खरीद के रूप में, उसको ख़त्म करेगी तभी तो इनको बढ़ावा देगी। क्योंकि अगर महंगा रेट सरकार घोषित करके खरीदारी करेगी तो इन कंपनियों को बढ़ावा नहीं दे सकती है। दूसरा, सरकार बार बार कह रही है कि सुविधाएं जो है वो ग्रामांचल में जो
खेती की सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, वो ये कंपनियां देंगी। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने अभी हाल में 1 लाख करोड़ रुपए इस बात के लिए घोषित किया है कि निजी कंपनियां अपनी मंडियां स्थापित कर सकें। ये सरकारी खजाने से जाएगा पैसा। सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए भी 1,84,000 करोड़ रुपए, $26 बिलियन की घोषणा की है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने घोषणा की इस साल 25 जनवरी को, कि विदेशी कंपनियों को मंडियां बनाने के लिए वो इतनी रकम का सहयोग देने को तैयार है। जी देखिए डॉक्टर साहब, सीधा जिस तरह से जितने आपने डिटेल में आपने बात की, पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको ख़त्म करके जो लॉ है उससे रिलेटेड वो भी पूरा कॉरपोरेट्स के हाथ में दे रहे हैं, देना चाहते नहीं हैं, दे रहे हैं इन कानूनों के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर मैं गलत हुआ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर देना। देखिए जैसे आम लोगों की भाषा में लोग स्टॉक एक्सचेंज को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर सरकार कहे कि उसमें से हम लोग रेगुलेटरी बॉडी सेबी को ख़त्म कर देते हैं और आप मन चाहे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, तो हर घर में हर्षद मेहता पैदा हो जाएगा। क्या ऐसा ही सरकार करने की कोशिश कर रही है इसमें? दरअसल पूरे ग्रामीण मंडियों को कॉरपोरेट के हवाले करके वो पूरे लागत के सामान पे उनका कब्जा करा देगी, वो खरीदारी पे उनका कब्जा करा देगी, क्या फसल पैदा होगी उस पे उनका कब्जा हो जाएगा, बीज क्या उपलब्ध होगा फसल की बुआई के समय वो बीज और फसल भी वो ही तय करेंगे। तो जाहिर बात है खेती का पूरा प्रारूप बदल जाएगा। दरअसल WTO चाहता है कि हमारे देश में बहुत सारी फसलें हो सकती हैं जो विदेशी कंपनियों और कृषि व्यापार कंपनियों के और एग्रो प्रोसेसिंग कंपनियों के हित में हैं, और उन फसलों की पैदावार भारत में कराई जाए, क्योंकि भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर्स की 12मासी ज़मीन है जिस पे खेती होती है, और उसमें पानी की भी उपलब्धता बहुत अच्छी है। तो वो चाहते हैं कि अनाज की पैदावार यहाँ ना हो। अनाज तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट कराया जा सकता है। तो ये पूरा प्रारूप बदलने का सवाल है, और ये केवल शेयर मार्केट की बात नहीं है। शेयर मार्केट में तो बहुत सारा दूसरे खेल गवर्नमेंट खेलती है। ये एक्चुअली खेती से जो आत्मनिर्भरता है उसको समाप्त करने का सवाल है। किसान खेती करके खुद भी आत्मनिर्भर कुछ हद तक रहता है और देश को भी खाने में आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री चालाकी से इस विदेशी कंपनी के बसाने को बोल रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जी बिल्कुल। जो उनका अभी का जो सबसे ज़्यादा वो बात बोलते हैं, लॉकडाउन के बाद हमने सुना कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन वो जो कानून लेके आ रहे हैं उसमें पूरा है कि आत्मनिर्भरता ख़त्म करना। नीयत और नीति में साफ साफ है जो बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। देखिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ पे मतलब गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ये कानून है, संशोधन कानून, इनका गन्ना किसानों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आपसे ज़रूर हम लोग जानना चाहेंगे। देश में गन्ने की फसल का जो रेट है वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस SAP के आधार पर तय होता है, और सरकार ने पहले भी कोशिश की थी कि इसका देश भर में एक यूनिफॉर्म रेट FRP के नाम से, फेयर एंड रिटेल प्राइस के नाम से दिया जाए, लेकिन किसानों के विरोध की वजह से उसको SAP के ढांचे को बनाए रखना पड़ा। जो गन्ने की खरीदारी है वो मिलें करती हैं, सरकारी मिलें भी हैं और निजी मिलें भी हैं, लेकिन गन्ने की खरीद में एक बहुत बड़ी गारंटी सरकार की तरफ से जो है किसानों को है, वो है कि गन्ने का व्यापार नियंत्रित करती हैं गन्ना सोसाइटियाँ। ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, इसके मेंबर होते हैं, और वो फसल की पैदावार के हिसाब से और पिछले सालों में जो उपलब्ध कराई गई है, फसल बेची गई है, उसके आधार पर पर्चियाँ देती हैं कि कितने कुंटल गन्ना जो है ये किसान मिल को सप्लाई करेगा। मिल भी निश्चित होती है और किसान का खेत उसके रकबे के हिसाब से और उसकी पैदावार के हिसाब से वो भी निश्चित होता है। इसी पर्ची के आधार पर बकाया जो पेमेंट होता है वो मिलता है, और वो रेट जो है SAP के आधार पर तय है। तो गन्ना किसानों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लागत बढ़ती गई है और SAP पिछले 3 साल से बढ़ा नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो है कई सालों का बकाया, यूपी के अंदर तो करीब 12,000 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना किसानों का मिलों के पास पड़ा हुआ है। अब ये कानून आ जाएगा तो इस कानून में खास बात ये लिखी हुई है कि जो निजी मंडियां बनेंगी वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये बनाएंगी कंपनी के कहने पर। जाहिर बात है जो सोसाइटी उसके अंदर भ्रष्टाचार था, दिक्कत थी, वो अलग बात है, लेकिन जो सोसाइटी बनी ही किसानों की रक्षा के लिए थी वो सोसाइटी पूरे तौर पर जो है मिलों का काम करने लगेंगी। तो आज ही 2 साल का बकाया है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा
ये किसान समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है इन कानूनों के अमल से। जी धन्यवाद आपका बहुत। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। देखिए सिर्फ हमें लगता है कि ये जो किसान यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई ना हो कि आम लोगों की भी लड़ाई है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आम लोगों पे इसका किस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा और किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये प्लीज़ हमें बताने की कोशिश कीजिए। देश की आधी आबादी गाँव में रहती है और वो विभिन्न किस्म के, आधी से ज़्यादा 2/3 आबादी गाँव में रहती है, आधी आबादी खेती पर निर्भर है। लेकिन ग्रामांचल के बहुत सारे काम धंधे, छोटी दुकानें, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ये सारी चीज़ें जो है छोटे लोग करते हैं। थोड़े थोड़े अपने साधनों के साथ इस धंधों में जुटे रहते हैं, जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं। जब सारे व्यापार धंधे, खेती के सारे व्यापार धंधे का कॉर्पोरेटीकरण हो जाएगा तो कॉर्पोरेट तो अपने ढंग से करते हैं, वो अपने मैकेनाइजेशन से सारे काम को करेंगे। छोटे काम, सभी तरह के छोटे कामों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑलरेडी उसका असर जो है दिख रहा है। जिस तरह से ऑनलाइन व्यापार जो है फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट और ये सब इन्होंने शुरू किया है, उससे ऑलरेडी छोटी दुकानदारी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी है। तो इसका असर एक तो ये पड़ने वाला है। दूसरा, जो तीसरा कानून बनाया है आवश्यक वस्तु कानून, उसमें सरकारी खरीद, उसमें निजी कंपनियों द्वारा स्टॉक लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया है। अब वहाँ पे कोई भी वो भंडारण भी कर सकती हैं और वो काला बाजारी भी कर सकती हैं। उसमें कानून में ही लिख दिया है कि अनाज, दलहन और तिलहन का रेट पिछले साल से 1.5 गुना हो जाएगा। उसी स्थिति में 1.5 गुने से ज़्यादा हो जाएगा। उसी स्थिति में आवश्यक वस्तु कानून लागू होगा और सब्जी और फल के रेट 2 गुना हो जाएंगे। तो इतनी मूल्य वृद्धि की, इतनी महंगाई की अनुमति तो ये कानून ही दे रहा है। इसके साथ साथ सरकारी खरीद नहीं होगी तो राशन भी चौपट हो जाएगा। इस कानून में लिखा हुआ है कि राशन का नियम जब तक अमल किए जा रहे हैं तब तक के लिए ये है। तो ये इंगित किया गया है कि राशन व्यवस्था भी कैश ट्रांसफ़र स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में तब्दील कर दी जाएगी। तो इसका तो गरीबों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। खेती भी जाएगी, ज़मीन भी जाएगी, मंडियाँ भी जाएंगी, छोटे काम धंधे भी जाएंगे, राशन की सुविधा भी जाएगी। तो जाहिर बात है बहुत सस्ते श्रम के रूप में वो, या भीख की स्थिति में आकर जो है देश खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे एक योजना है कि देश की 70% खेती की ज़मीन को शहरीकरण और औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण में ले लिया जाए और केवल 30% खेती की ज़मीन पर खेती कराई जाए। उतने से ही आज की टेक्नोलॉजी से कंपनियों को लगता है पर्याप्त है। उनकी ये भी योजना है कि 90% श्रम शक्ति को जो है बदल कर जो है औद्योगिक और व्यावसायिक श्रम शक्ति में बदल दिया जाए। किसानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो देश के श्रमजीवी किसान हैं उनको प्रधानमंत्री ने परजीवी कहकर उनका अपमान किया और यही कारण है क्योंकि वो परजीवी कंपनियों को खेती पे खड़ा करना चाहते हैं, खेती के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं, देश की मेहनतकश जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए डॉक्टर आशीष मित्तल जी ने हमें जिस तरह से इतने कम वक्त में फैक्ट के बेस पे जैसे बिंदुओं पे बात करके ये बताया है कि ये कानूनों में क्या काला क्या है। बेसिकली जैसे हमारे खेती मंत्री तोमर जी बार बार बोल देते हैं कि किसान बता नहीं पाए कि इसमें काला क्या है। देखिए जिस हिसाब से इन्होंने विश्लेषण किया और बता दिया कि सारा ही काला है टोटल, तो अभी समझने की हम लोगों को ज़रूरत है कि हमें किस तरह से समझ के इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष मित्तल जी हैं। हम लोग इनसे कुछ एक सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हम इनसे कुछ एक सवाल करेंगे कि जैसे देखिए गवर्नमेंट आम लोगों को या किसानों को, दूसरे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करती है ऐसी बातें बोल के कि जो किसान नेता है उनके पास कोई तर्क नहीं है या उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन नहीं है, इसीलिए वो लोग इन लॉज को रिपील यानी कि पूरी तरह से वापस करवाने पे अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें इस बात को मान चुकी है कि हम कुछ एक इसमें जो सुधार हैं जहाँ इसमें संशोधन है वो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारे यूनियंस के लीडर्स हैं वो इसी बात को लेके अड़े हैं कि नहीं, हमें सिर्फ ये कानून है, ये इनमें कोई संशोधन नहीं करवाना, इनको वापस करवाना है। तो इस बात पे ये सवाल हम लोग डॉक्टर जी से करेंगे कि क्यों रिपील करवाना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। दरअसल इन कानूनों का जो पूरा स्ट्रक्चर है
वो कॉरपोरेट के पक्ष में है और किसानों को वो तबाह कर देगा। इस बात से सरकार छिपने के लिए कह रही है कि वो कुछ बिंदुओं पर 10, 12, 14 बिंदु उसने बताए जिन पे वो संशोधन कर सकती है, और बार बार ये बात भी कहती है कि हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये क्योंकि कॉरपोरेट के पक्ष में है, कॉरपोरेट को ग्रामीण मंडियों की स्थापना और ठेका खेती करने का कानूनी अधिकार देते हैं, और तो ये कॉरपोरेट की मांग है कि इसको किसी भी कीमत पर लागू होना चाहिए। उसी के पक्ष से सरकार कह रही है कि हम इनको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन का मतलब है कुछ समय बाद किसानों की सहमति के आधार पर इनको लागू किया जाएगा और ये लीगल राइट के तौर पर वो अपने अधिकार को इम्प्लीमेंट कराएंगे। भारत की पुलिस और प्रशासन उनके साथ खड़ी रहेगी और किसानों का साथ नहीं देगी, इसके जो बुरा असर आने वाला है। इन कानूनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका वजह से किसान देश भर में जग रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जो ठेका खेती कानून है उसमें साफ साफ लिखा है कि ठेका खेती में लागत की सामग्री सब कॉरपोरेट ठेका देने वाली स्पॉन्सर कंपनी से खरीदनी होगी। इसका पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए किसान को अलग से कर्जदाता संस्था और बैंकों से अपना एक करार करना पड़ेगा अलग से। और आप जानते हैं कि कर्ज लेने के करार वो ज़मीन या ट्रैक्टर या बाकी संपत्ति गिरवी रख के ही होता है। जाहिर बात है अगर उसका पेमेंट वापस नहीं हो पाएगा तो वो ज़मीन जाएगी। तो ये कहना कि कानून में अंत में लिखा है कि कंपनी जो है किसान की ज़मीन नहीं ले सकेगी, ये गलत बात है, क्योंकि किसान की ज़मीन चली जाएगी, वो उसको तत्काल कौन लेगा? बैंक उसको नीलाम करेगा। साथ में उस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उधार कंपनी से लेगा किसान तो वो उधार अगर वापस नहीं कर पाएगा तो उसको धारा 14.7 में लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पर वसूला जाएगा। लैंड रेवेन्यू के एरियर का मतलब है कि ज़मीन के बकाया के रूप में ज़मीन नीलाम करके वो वसूला जाएगा। तो उस कानून में ही लिखा है कि ऐसा किया जाएगा। दूसरा जो खतरनाक कानून है वो मंडी कानून है। उसमें किसान की सारी मंडियों में जो कुछ भी थोड़ी बहुत पकड़ है या जो कुछ भी उसकी सुविधाएं हैं वो चली जाएंगी। इसमें एक बात तो ये है कि धारा 5 में लिखा है दोनों कानूनों के कि मंडियों के अंदर रेट ऑनलाइन से तय होगा। ऑनलाइन का मतलब है कि अगर पंजाब में एमएसपी घोषित भी है 1886 रुपये कुंटल, लेकिन ऑनलाइन में कहीं भी वो 800 या 900 या 1000 रुपये बिक रही है तो कंपनी कहेगी कि हमारा कानूनी अधिकार है, हम आपको 800 रुपये का या 900 रुपये का 1000 रुपये का रेट देंगे। दूसरा उसमें लिखा है कि जो फेयर ट्रेड है यानी निष्पक्ष व्यापार के जो आधार है ये कैसे तय होगा, ये कंपनी खुद अपने नियम बनाएगी। ये मंडी बाईपास कानून की धारा 5.2 में लिखा है, 5.1 और 5.2 में, कि फेयर ट्रेड के निष्पक्ष व्यापार के नियम कंपनी खुद बनाएगी। और धारा 9 में लिखा है कि अगर कोई विवाद फंसेगा तो उस विवाद का निपटारा कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाके में सारे व्यापार का आधार सब कुछ कंपनी के हाथ में चला जाएगा। हमें जानना चाहिए कि आज भी 70% फसल मंडियों के बाहर बिकती है और सरकार दावा कर रही है कि वो कंपनियों को वैकल्पिक व्यापार का रूप दे रही है। लेकिन इन दोनों कानूनों के ऊपर सबसे उसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि सरकार कंपनियों को स्थापित होने का बढ़ावा देगी। तो सरकार जो खुद सुविधाएं देती है किसानों को वेलफेयर के रूप में या एमएसपी के रूप में या सरकारी खरीद के रूप में, उसको ख़त्म करेगी तभी तो इनको बढ़ावा देगी। क्योंकि अगर महंगा रेट सरकार घोषित करके खरीदारी करेगी तो इन कंपनियों को बढ़ावा नहीं दे सकती है। दूसरा, सरकार बार बार कह रही है कि सुविधाएं जो है वो ग्रामांचल में जो खेती की सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, वो ये कंपनियां देंगी। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने अभी हाल में 1 लाख करोड़ रुपए इस बात के लिए घोषित किया है कि निजी कंपनियां अपनी मंडियां स्थापित कर सकें। ये सरकारी खजाने से जाएगा पैसा। सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए भी 1,84,000 करोड़ रुपए, $26 बिलियन की घोषणा की है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने घोषणा की इस साल 25 जनवरी को, कि विदेशी कंपनियों को मंडियां बनाने के लिए वो इतनी रकम का सहयोग देने को तैयार है। जी देखिए डॉक्टर साहब, सीधा जिस तरह से जितने आपने डिटेल में आपने बात की, पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनको ख़त्म करके जो लॉ है उससे रिलेटेड वो भी पूरा कॉरपोरेट्स के हाथ में दे रहे हैं, देना चाहते नहीं हैं, दे रहे हैं इन कानूनों के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर मैं गलत हुआ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर देना। देखिए, जैसे आम लोगों की भाषा में लोग स्टॉक एक्सचेंज,
को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर सरकार कहे कि उसमें से हम लोग रेगुलेटरी बॉडी सेबी को ख़त्म कर देते हैं और आप मन चाहे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, तो हर घर में हर्षद मेहता पैदा हो जाएगा। क्या ऐसा ही सरकार करने की कोशिश कर रही है इसमें? दरअसल पूरे ग्रामीण मंडियों को कॉरपोरेट के हवाले करके वो पूरे लागत के सामान पे उनका कब्जा करा देगी, वो खरीदारी पे उनका कब्जा करा देगी, क्या फसल पैदा होगी उस पे उनका कब्जा हो जाएगा, बीज क्या उपलब्ध होगा फसल के बुआई के समय वो बीज और फसल भी वो ही तय करेंगे। तो जाहिर बात है खेती का पूरा प्रारूप बदल जाएगा। दरअसल WTO चाहता है कि हमारे देश में बहुत सारी फसलें हो सकती हैं जो विदेशी कंपनियों और कृषि व्यापार कंपनियों के और एग्रो प्रोसेसिंग कंपनियों के हित में हैं, और उन फसलों की पैदावार भारत में कराई जाए, क्योंकि भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर्स की 12 मासी ज़मीन है जिस पे खेती होती है, और उसमें पानी की भी उपलब्धता बहुत अच्छी है। तो वो चाहते हैं कि अनाज की पैदावार यहाँ ना हो। अनाज तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट कराया जा सकता है। तो ये पूरा प्रारूप बदलने का सवाल है, और ये केवल शेयर मार्केट की बात नहीं है। शेयर मार्केट में तो बहुत सारा दूसरे खेल गवर्नमेंट खेलती है। ये एक्चुअली खेती से जो आत्मनिर्भरता है उसको समाप्त करने का सवाल है। किसान खेती करके खुद भी आत्मनिर्भर कुछ हद तक रहता है और देश को भी खाने में आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री चालाकी से इस विदेशी कंपनी के बसाने को बोल रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जी बिल्कुल। जो उनका अभी का जो सबसे ज़्यादा वो बात बोलते हैं, लॉकडाउन के बाद हमने सुना कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन वो जो कानून लेके आ रहे हैं उसमें पूरा है कि आत्मनिर्भरता ख़त्म करना। नियत और नीति में साफ साफ है जो बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। देखिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ पे मतलब गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये कानून है, संशोधन कानून, इनका गन्ना किसानों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आपसे ज़रूर हम लोग जानना चाहेंगे। देश में गन्ने की फसल का जो रेट है वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस SAP के आधार पर तय होता है, और सरकार ने पहले भी कोशिश की थी कि इसका देश भर में एक यूनिफॉर्म रेट FRP के नाम से, फेयर एंड रिटेल प्राइस के नाम से दिया जाए, लेकिन किसानों के विरोध की वजह से उसको SAP के ढांचे को बनाए रखना पड़ा। जो गन्ने की खरीदारी है वो मिलें करती हैं, सरकारी मिलें भी हैं और निजी मिलें भी हैं, लेकिन गन्ने की खरीद में एक बहुत बड़ी गारंटी सरकार की तरफ से जो है किसानों को है, वो है कि गन्ने का व्यापार नियंत्रित करती हैं गन्ना सोसाइटियाँ। ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, इसके मेंबर होते हैं, और वो फसल की पैदावार के हिसाब से और पिछले सालों में जो उपलब्ध कराई गई है, फसल बेची गई है, उसके आधार पर पर्चियाँ देती हैं कि कितने कुंटल गन्ना जो है ये किसान मिल को सप्लाई करेगा। मिल भी निश्चित होती है और किसान का खेत उसके रकबे के हिसाब से और उसकी पैदावार के हिसाब से वो भी निश्चित होता है। इसी पर्ची के आधार पर बकाया जो पेमेंट होता है वो मिलता है, और वो रेट जो है SAP के आधार पर तय है। तो गन्ना किसानों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लागत बढ़ती गई है और SAP पिछले 3 साल से बढ़ा नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो है कई सालों का बकाया, यूपी के अंदर तो करीब 12,000 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना किसानों का मिलों के पास पड़ा हुआ है। अब ये कानून आ जाएगा तो इस कानून में खास बात ये लिखी हुई है कि जो निजी मंडियां बनेंगी वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये बनाएंगी कंपनी के कहने पर। जाहिर बात है जो सोसाइटी उसके अंदर भ्रष्टाचार था, दिक्कत थी, वो अलग बात है, लेकिन जो सोसाइटी बनी ही किसानों की रक्षा के लिए थी वो सोसाइटी पूरे तौर पर जो है मिलों का काम करने लगेंगी। तो आज ही 2 साल का बकाया है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये किसान समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है इन कानूनों के अमल से। जी धन्यवाद आपका बहुत। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। देखिए सिर्फ हमें लगता है कि ये जो किसान यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई ना हो के आम लोगों की भी लड़ाई है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आम लोगों पे इसका किस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा और किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये प्लीज़ हमें बताने की कोशिश कीजिए। देश की आधी आबादी गाँव में रहती है और वो विभिन्न किस्म के, आधी से ज़्यादा 2/3 आबादी गाँव में रहती है, आधी आबादी खेती पे निर्भर है। लेकिन ग्रामांचल के बहुत सारे काम धंधे, छोटी दुकानें, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ये सारी चीज़ें जो है छोटे लोग करते हैं। थोड़े थोड़े अपने साधनों के साथ इस धंधों में जुटे रहते हैं जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं। जब सारे खेती के सारे व्यापार धंधे का कारपोरेटीकरण हो जाएगा तो कारपोरेट तो अपने ढंग से करते हैं, वो अपने मैकेनाइजेशन से इस सारे काम को करेंगे।
छोटे काम, सभी तरह के छोटे कामों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑलरेडी उसका असर जो है दिख रहा है, जिस तरह से ऑनलाइन व्यापार जो है फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट और ये सब इन्होंने शुरू किया है, उससे ऑलरेडी छोटी दुकानदारी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी है। तो इसका असर एक तो ये पड़ने वाला है। दूसरा, जो तीसरा कानून बनाया है आवश्यक वस्तु कानून, उसमें सरकारी खरीद उसमें निजी कंपनियों द्वारा स्टॉक लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया है। अब वहाँ पे कोई भी वो भंडारण भी कर सकती हैं और वो काला बाजारी भी कर सकती हैं। उसमें कानून में ही लिख दिया है कि अनाज, दलहन और तिलहन का रेट पिछले साल से 1.5 गुना हो जाएगा। उसी स्थिति में 1.5 गुने से ज़्यादा हो जाएगा, उसी स्थिति में आवश्यक वस्तु कानून लागू होगा और सब्जी और फल के रेट 2 गुना हो जाएंगे। तो इतनी मूल्य वृद्धि की, इतनी महंगाई की अनुमति तो ये कानून ही दे रहा है। इसके साथ साथ सरकारी खरीद नहीं होगी तो राशन भी चौपट हो जाएगा। इस कानून में लिखा हुआ है कि राशन का नियम जब तक अमल किए जा रहे हैं तब तक के लिए ये है। तो ये इंगित किया गया है कि राशन व्यवस्था भी कैश ट्रांसफ़र स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में तब्दील कर दी जाएगी। तो इसका तो गरीबों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। खेती भी जाएगी, ज़मीन भी जाएगी, मंडियाँ भी जाएंगी, छोटे काम धंधे भी जाएंगे, राशन की सुविधा भी जाएगी। तो जाहिर बात है बहुत सस्ते श्रम के रूप में वो या भीख की स्थिति में आकर जो है देश खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे एक योजना है कि देश की 70% खेती की ज़मीन को शहरीकरण और औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण में ले लिया जाए और केवल 30% खेती की ज़मीन पर खेती कराई जाए। उतने से ही आज की टेक्नोलॉजी से कंपनियों को लगता है पर्याप्त है। उनकी ये भी योजना है कि 90% श्रम शक्ति को जो है बदल कर जो है औद्योगिक और व्यावसायिक श्रम शक्ति में बदल दिया जाए। किसानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो देश के श्रमजीवी किसान हैं उनको प्रधानमंत्री ने परजीवी कहकर उनका अपमान किया और यही कारण है क्योंकि वो परजीवी कंपनियों को खेती पे खड़ा करना चाहते हैं, खेती के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं, देश की मेहनतकश जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर आशीष मित्तल जी ने हमें जिस तरह से इतने कम वक्त में फैक्ट के बेस पे जैसे बिंदुओं पे बात करके ये बताया है कि ये कानूनों में क्या काला क्या है। बेसिकली जैसे हमारे खेती मंत्री तोमर जी बार बार बोल देते हैं कि किसान बता नहीं पाए कि इसमें काला क्या है। देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने विश्लेषण किया और बता दिया कि सारा ही काला है टोटल, तो अभी समझने की हम लोगों को ज़रूरत है कि हमें किस तरह से समझ के इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष मित्तल जी हैं। हम लोग इनसे कुछ एक सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हम इनसे कुछ एक सवाल करेंगे कि जैसे देखिए, गवर्नमेंट आम लोगों को या किसानों को, दूसरे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करती है ऐसी बातें बोल के कि जो किसान नेता है उनके पास कोई तर्क नहीं है या उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन नहीं है, इसीलिए वो लोग इन लॉज को रिपील यानी कि पूरी तरह से वापस करवाने पे अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें इस बात को मान चुकी है कि हम कुछ एक इसमें जो सुधार हैं जहाँ इसमें संशोधन है वो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारे यूनियंस के लीडर्स हैं वो इसी बात को लेके अड़े हैं कि नहीं, हमें सिर्फ ये कानून है, ये इनमें कोई संशोधन नहीं करवाना, इनको वापस करवाना है। तो इस बात पे ये सवाल हम लोग डॉक्टर जी से करेंगे कि क्यों रिपील करवाना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। दरअसल इन कानूनों का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कॉरपोरेट के पक्ष में है और किसानों को वो तबाह कर देगा। इस बात से सरकार छिपने के लिए कह रही है कि वो कुछ बिंदुओं पर 10, 12, 14 बिंदु उसने बताए जिन पे वो संशोधन कर सकती है और बार बार ये बात भी कहती है कि हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये क्योंकि कॉरपोरेट के पक्ष में है, कॉरपोरेट को ग्रामीण मंडियों की स्थापना और ठेका खेती करने का कानूनी अधिकार देते हैं और तो ये कॉरपोरेट की मांग है कि इसको किसी भी कीमत पर लागू होना चाहिए। उसी के पक्ष से सरकार कह रही है कि हम इनको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन का मतलब है कुछ समय बाद किसानों की सहमति के आधार पर इनको लागू किया जाएगा और ये लीगल राइट के तौर पर वो अपने अधिकार को इम्प्लीमेंट कराएंगे। भारत की पुलिस और प्रशासन उनके साथ खड़ी रहेगी और किसानों का साथ नहीं देगी। इसके जो बुरा असर आने वाला है। इन कानूनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका वजह से किसान देश भर में जग रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जो ठेका खेती कानून है उसमें साफ साफ लिखा है कि ठेका खेती में लागत की सामग्री
सब कॉरपोरेट ठेका देने वाली स्पॉन्सर कंपनी से खरीदनी होगी। इसका पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए किसान को अलग से कर्जदाता संस्था और बैंकों से अपना एक करार करना पड़ेगा अलग से। और आप जानते हैं कि कर्ज लेने के करार वो ज़मीन या ट्रैक्टर या बाकी संपत्ति गिरवी रख के ही होता है। जाहिर बात है अगर उसका पेमेंट वापस नहीं हो पाएगा तो वो ज़मीन जाएगी। तो ये कहना कि कानून में अंत में लिखा है कि कंपनी जो है किसान की ज़मीन नहीं ले सकेगी, ये गलत बात है, क्योंकि किसान की ज़मीन चली जाएगी, वो उसको तत्काल कौन लेगा? बैंक उसको नीलाम करेगा। साथ में उस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उधार कंपनी से लेगा किसान तो वो उधार अगर वापस नहीं कर पाएगा तो उसको धारा 14.7 में लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पर वसूला जाएगा। लैंड रेवेन्यू के एरियर का मतलब है कि ज़मीन के बकाया के रूप में ज़मीन नीलाम करके वो वसूला जाएगा। तो उस कानून में ही लिखा है कि ऐसा किया जाएगा। दूसरा जो खतरनाक कानून है वो मंडी कानून है। उसमें किसान की सारी मंडियों में जो कुछ भी थोड़ी बहुत पकड़ है या जो कुछ भी उसकी सुविधाएं हैं वो चली जाएंगी। इसमें एक बात तो ये है कि धारा 5 में लिखा है दोनों कानूनों के कि मंडियों के अंदर रेट ऑनलाइन से तय होगा। ऑनलाइन का मतलब है कि अगर पंजाब में एमएसपी घोषित भी है 1886 रुपये कुंटल, लेकिन ऑनलाइन में कहीं भी वो 800 या 900 या 1000 रुपये बिक रही है, तो कंपनी कहेगी कि हमारा कानूनी अधिकार है, हम आपको 800 रुपये का या 900 रुपये का 1000 रुपये का रेट देंगे। दूसरा उसमें लिखा है कि जो फेयर ट्रेड है यानी निष्पक्ष व्यापार के जो आधार है ये कैसे तय होगा? ये कंपनी खुद अपने नियम बनाएगी। ये मंडी बाईपास कानून की धारा 5.2 में लिखा है, 5.1 और 5.2 में, कि फेयर ट्रेड के निष्पक्ष व्यापार के नियम कंपनी खुद बनाएगी। और धारा 9 में लिखा है कि अगर कोई विवाद फंसेगा तो उस विवाद का निपटारा कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाके में सारे व्यापार का आधार सब कुछ कंपनी के हाथ में चला जाएगा। हमें जानना चाहिए कि आज भी 70% फसल मंडियों के बाहर बिकती है और सरकार दावा कर रही है कि वो कंपनियों को वैकल्पिक व्यापार का रूप दे रही है। लेकिन इन दोनों कानूनों के ऊपर सबसे उसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि सरकार कंपनियों को स्थापित होने का बढ़ावा देगी। तो सरकार जो खुद सुविधाएं देती है किसानों को वेलफेयर के रूप में या एमएसपी के रूप में या सरकारी खरीद के रूप में, उसको ख़त्म करेगी तभी तो इनको बढ़ावा देगी। क्योंकि अगर महंगा रेट सरकार घोषित करके खरीदारी करेगी तो इन कंपनियों को बढ़ावा नहीं दे सकती है। दूसरा, सरकार बार बार कह रही है कि सुविधाएं जो है वो ग्रामांचल में जो खेती की सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, वो ये कंपनियां देंगी। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने अभी हाल में 1 लाख करोड़ रुपए इस बात के लिए घोषित किया है कि निजी कंपनियां अपनी मंडियां स्थापित कर सकें। ये सरकारी खजाने से जाएगा पैसा। सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए भी 1,84,000 करोड़ रुपए, $26 बिलियन की घोषणा की है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने घोषणा की इस साल 25 जनवरी को, कि विदेशी कंपनियों को मंडियां बनाने के लिए वो इतनी रकम का सहयोग देने को तैयार है। जी देखिए डॉक्टर साहब, सीधा जिस तरह से जितने आपने डिटेल में आपने बात की, पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको ख़त्म करके जो लॉ है उससे रिलेटेड वो भी पूरा कॉरपोरेट्स के हाथ में दे रहे हैं, देना चाहते नहीं हैं, दे रहे हैं इन कानूनों के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर मैं गलत हुआ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर देना। देखिए, जैसे आम लोगों की भाषा में लोग स्टॉक एक्सचेंज को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर सरकार कहे कि उसमें से हम लोग रेगुलेटरी बॉडी सेबी को ख़त्म कर देते हैं और आप मन चाहे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, तो हर घर में हर्षद मेहता पैदा हो जाएगा। क्या ऐसा ही सरकार करने की कोशिश कर रही है इसमें? दरअसल पूरे ग्रामीण मंडियों को कॉरपोरेट के हवाले करके वो पूरे लागत के सामान पे उनका कब्जा करा देगी, वो खरीदारी पे उनका कब्जा करा देगी, क्या फसल पैदा होगी उस पे उनका कब्जा हो जाएगा, बीज क्या उपलब्ध होगा फसल की बुआई के समय वो बीज और फसल भी वो ही तय करेंगे। तो जाहिर बात है खेती का पूरा प्रारूप बदल जाएगा। दरअसल WTO चाहता है कि हमारे देश में बहुत सारी फसलें हो सकती हैं जो विदेशी कंपनियों और कृषि व्यापार कंपनियों के और एग्रो प्रोसेसिंग कंपनियों के हित में हैं, और उन फसलों की पैदावार भारत में कराई जाए, क्योंकि भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर्स की 12मासी ज़मीन है जिस पे खेती होती है और उसमें पानी की भी उपलब्धता बहुत अच्छी है। तो वो चाहते हैं कि अनाज की पैदावार यहाँ ना हो। अनाज तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट कराया जा सकता है। तो ये पूरा प्रारूप बदलने का सवाल है
और ये केवल शेयर मार्केट की बात नहीं है, शेयर मार्केट में तो बहुत सारा दूसरे खेल गवर्नमेंट खेलती है। ये एक्चुअली खेती से जो आत्मनिर्भरता है उसको समाप्त करने का सवाल है। किसान खेती करके खुद भी आत्मनिर्भर कुछ हद तक रहता है और देश को भी खाने में आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री चालाकी से इस विदेशी कंपनी के बसाने को बोल रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जी बिल्कुल। जो उनका अभी का जो सबसे ज़्यादा वो बात बोलते हैं, लॉकडाउन के बाद हमने सुना कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन वो जो कानून लेके आ रहे हैं उसमें पूरा है कि आत्मनिर्भरता ख़त्म करना। नियत और नीति में साफ साफ है जो बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। देखिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ पे मतलब गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ये कानून है, संशोधन कानून, इनका गन्ना किसानों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आपसे ज़रूर हम लोग जानना चाहेंगे। देश में गन्ने की फसल का जो रेट है वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस SAP के आधार पर तय होता है, और सरकार ने पहले भी कोशिश की थी कि इसका देश भर में एक यूनिफॉर्म रेट FRP के नाम से, फेयर एंड रिटेल प्राइस के नाम से दिया जाए, लेकिन किसानों के विरोध की वजह से उसको SAP के ढांचे को बनाए रखना पड़ा। जो गन्ने की खरीदारी है वो मिलें करती हैं, सरकारी मिलें भी हैं और निजी मिलें भी हैं, लेकिन गन्ने की खरीद में एक बहुत बड़ी गारंटी सरकार की तरफ से जो है किसानों को है, वो है कि गन्ने का व्यापार नियंत्रित करती हैं गन्ना सोसाइटियाँ। ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, इसके मेंबर होते हैं, और वो फसल की पैदावार के हिसाब से और पिछले सालों में जो उपलब्ध कराई गई है, फसल बेची गई है, उसके आधार पर पर्चियाँ देती हैं कि कितने कुंटल गन्ना जो है ये किसान मिल को सप्लाई करेगा। मिल भी निश्चित होती है और किसान का खेत उसके रकबे के हिसाब से और उसकी पैदावार के हिसाब से वो भी निश्चित होता है। इसी पर्ची के आधार पर बकाया जो पेमेंट होता है वो मिलता है, और वो रेट जो है SAP के आधार पर तय है। तो गन्ना किसानों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लागत बढ़ती गई है और SAP पिछले 3 साल से बढ़ा नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो है कई सालों का बकाया, यूपी के अंदर तो करीब 12,000 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना किसानों का मिलों के पास पड़ा हुआ है। अब ये कानून आ जाएगा तो इस कानून में खास बात ये लिखी हुई है कि जो निजी मंडियां बनेंगी वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये बनाएंगी कंपनी के कहने पर। जाहिर बात है जो सोसाइटी उसके अंदर भ्रष्टाचार था, दिक्कत थी, वो अलग बात है, लेकिन जो सोसाइटी बनी ही किसानों की रक्षा के लिए थी, वो सोसाइटी की सोसाइटी पूरे तौर पर जो है मिलों का काम करने लगेंगी, तो आज ही 2 साल का बकाया है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये किसान समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है इन कानूनों के अमल से। जी धन्यवाद आपका बहुत। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। देखिए सिर्फ हमें लगता है कि ये जो किसान यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई ना हो कि आम लोगों की भी लड़ाई है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आम लोगों पे इसका किस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा और किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये प्लीज़ हमें बताने की कोशिश कीजिए। देश की आधी आबादी गाँव में रहती है और वो विभिन्न किस्म के, आधी से ज़्यादा 2/3 आबादी गाँव में रहती है, आधी आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन ग्रामांचल के बहुत सारे काम धंधे, छोटी दुकानें, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ये सारी चीज़ें जो है छोटे लोग करते हैं, थोड़े थोड़े अपने साधनों के साथ इस धंधों में जुटे रहते हैं, जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं। जब सारे व्यापार धंधे, खेती के सारे व्यापार धंधे का कारपोरेटीकरण हो जाएगा तो कारपोरेट तो अपने ढंग से करते हैं, वो अपने मैकेनाइजेशन से सारे काम को करेंगे। छोटे काम, सभी तरह के छोटे कामों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑलरेडी उसका असर जो है दिख रहा है, जिस तरह से ऑनलाइन व्यापार जो है फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट और ये सब इन्होंने शुरू किया है, उससे ऑलरेडी छोटी दुकानदारी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी है। तो इसका असर एक तो ये पड़ने वाला है। दूसरा, जो तीसरा कानून बनाया है आवश्यक वस्तु कानून, उसमें सरकारी खरीद, उसमें निजी कंपनियों द्वारा स्टॉक लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया है। अब वहाँ पे कोई भी वो भंडारण भी कर सकती हैं और वो कालाबाजारी भी कर सकती हैं। उसमें कानून में ही लिख दिया है कि अनाज, दलहन और तिलहन का रेट पिछले साल से 1.5 गुना हो जाएगा, उसी स्थिति में 1.5 गुने से ज़्यादा हो जाएगा, उसी स्थिति में आवश्यक वस्तु कानून लागू होगा और सब्जी और फल के रेट 2 गुना हो जाएंगे। तो इतनी मूल्य वृद्धि की, इतनी महंगाई की अनुमति तो ये कानून ही दे रहा है। इसके साथ साथ सरकारी खरीद नहीं होगी तो राशन भी चौपट हो जाएगा। इस कानून में लिखा हुआ है कि राशन का नियम जब तक अमल किए जा रहे हैं तब तक के लिए ये है। तो ये इंगित किया गया है कि राशन व्यवस्था भी कैश ट्रांसफ़र स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में तब्दील कर दी जाएगी।
तो इसका तो गरीबों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। खेती भी जाएगी, ज़मीन भी जाएगी, मंडियां भी जाएंगी, छोटे काम धंधे भी जाएंगे, राशन की सुविधा भी जाएगी। तो जाहिर बात है बहुत सस्ते श्रम के रूप में वो या भीख की स्थिति में आकर जो है देश खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे एक योजना है कि देश की 70% खेती की ज़मीन को शहरीकरण और औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण में ले लिया जाए और केवल 30% खेती की ज़मीन पर खेती कराई जाए। उतने से ही आज की टेक्नोलॉजी से कंपनियों को लगता है पर्याप्त है। उनकी ये भी योजना है कि 90% श्रम शक्ति को जो है बदल कर जो है औद्योगिक और व्यावसायिक श्रम शक्ति में बदल दिया जाए। किसानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो देश के श्रमजीवी किसान हैं उनको प्रधानमंत्री ने परजीवी कहकर उनका अपमान किया और यही कारण है क्योंकि वो परजीवी कंपनियों को खेती पे खड़ा करना चाहते हैं, खेती के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं, देश की मेहनतकश जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए डॉक्टर आशीष मित्तल जी ने हमें जिस तरह से इतने कम वक्त में फैक्ट के बेस पे जैसे बिंदुओं पे बात करके ये बताया है कि ये कानूनों में क्या काला क्या है। बेसिकली जैसे हमारे खेती मंत्री तोमर जी बार बार बोल देते हैं कि किसान बता नहीं पाए कि इसमें काला क्या है। देखिए जिस हिसाब से इन्होंने विश्लेषण किया और बता दिया कि सारा ही काला है टोटल, तो अभी समझने की हम लोगों को ज़रूरत है कि हमें किस तरह से समझ के इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष मित्तल जी हैं। हम लोग इनसे कुछ एक सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हम इनसे कुछ एक सवाल करेंगे कि जैसे देखिए गवर्नमेंट आम लोगों को या किसानों को दूसरे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करती है, ऐसी बातें बोल के कि जो किसान नेता है उनके पास कोई तर्क नहीं है या उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन नहीं है, इसीलिए वो लोग इन लॉज को रिपील यानी कि पूरी तरह से वापस करवाने पे अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें इस बात को मान चुकी है कि हम कुछ एक इसमें जो सुधार हैं जहाँ इसमें संशोधन है वो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारे यूनियंस के लीडर्स हैं वो इसी बात को लेके अड़े हैं कि नहीं, हमें सिर्फ ये कानून है, ये इनमें कोई संशोधन नहीं करवाना, इनको वापस करवाना है। तो इस बात पे ये सवाल हम लोग डॉक्टर जी से करेंगे कि क्यों रिपील करवाना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। दरअसल इन कानूनों का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कॉरपोरेट के पक्ष में है और किसानों को वो तबाह कर देगा। इस बात से सरकार छिपने के लिए कह रही है कि वो कुछ बिंदुओं पर 10, 12, 14 बिंदु उसने बताए जिन पे वो संशोधन कर सकती है और बार बार ये बात भी कहती है कि हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये क्योंकि कॉरपोरेट के पक्ष में है, कॉरपोरेट को ग्रामीण मंडियों की स्थापना और ठेका खेती करने का कानूनी अधिकार देते हैं और तो ये कॉरपोरेट की मांग है कि इसको किसी भी कीमत पर लागू होना चाहिए। उसी के पक्ष से सरकार कह रही है कि हम इनको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन का मतलब है कुछ समय बाद किसानों की सहमति के आधार पर इनको लागू किया जाएगा और ये लीगल राइट के तौर पर वो अपने अधिकार को इम्प्लीमेंट कराएंगे। भारत की पुलिस और प्रशासन उनके साथ खड़ी रहेगी और किसानों का साथ नहीं देगी। इसके जो बुरा असर आने वाला है। इन कानूनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका वजह से किसान देश भर में जग रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जो ठेका खेती कानून है उसमें साफ साफ लिखा है कि ठेका खेती में लागत की सामग्री सब कॉरपोरेट ठेका देने वाली स्पॉन्सर कंपनी से खरीदनी होगी। इसका पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए किसान को अलग से कर्जदाता संस्था और बैंकों से अपना एक करार करना पड़ेगा अलग से। और आप जानते हैं कि कर्ज लेने के करार वो ज़मीन या ट्रैक्टर या बाकी संपत्ति गिरवी रख के ही होता है। जाहिर बात है अगर उसका पेमेंट वापस नहीं हो पाएगा तो वो ज़मीन जाएगी। तो ये कहना कि कानून में अंत में लिखा है कि कंपनी जो है किसान की ज़मीन नहीं ले सकेगी, ये गलत बात है क्योंकि किसान की ज़मीन चली जाएगी, वो उसको तत्काल कौन लेगा? बैंक उसको नीलाम करेगा। साथ में उस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उधार कंपनी से लेगा किसान तो वो उधार अगर वापस नहीं कर पाएगा तो उसको धारा 14.7 में लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पर वसूला जाएगा। लैंड रेवेन्यू के एरियर का मतलब है कि ज़मीन के बकाया के रूप में ज़मीन नीलाम करके वो वसूला जाएगा। तो उस कानून में ही लिखा है कि ऐसा किया जाएगा। दूसरा जो खतरनाक कानून है वो मंडी कानून है। उसमें किसान की सारी मंडियों में जो कुछ भी थोड़ी बहुत पकड़ है या जो कुछ भी उसकी सुविधाएं हैं वो चली जाएंगी। इसमें एक बात तो ये है कि धारा 5 में लिखा है दोनों कानूनों के
कि मंडियों के अंदर रेट ऑनलाइन से तय होगा। ऑनलाइन का मतलब है कि अगर पंजाब में एमएसपी घोषित भी है 1886 रुपये कुंटल, लेकिन ऑनलाइन में कहीं भी वो 800 या 900 या 1000 रुपये बिक रही है, तो कंपनी कहेगी कि हमारा कानूनी अधिकार है, हम आपको 800 रुपये का या 900 रुपये का 1000 रुपये का रेट देंगे। दूसरा उसमें लिखा है कि जो फेयर ट्रेड है, यानी निष्पक्ष व्यापार के जो आधार है, ये कैसे तय होगा, ये कंपनी खुद अपने नियम बनाएगी। ये मंडी बाईपास कानून की धारा 5(2) में लिखा है, 5(1) और 5(2) में, कि फेयर ट्रेड के, निष्पक्ष व्यापार के नियम कंपनी खुद बनाएगी। और धारा 9 में लिखा है कि अगर कोई विवाद फंसेगा तो उस विवाद का निपटारा कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाके में सारे व्यापार का आधार सब कुछ कंपनी के हाथ में चला जाएगा। हमें जानना चाहिए कि आज भी 70% फसल मंडियों के बाहर बिकती है और सरकार दावा कर रही है कि वो कंपनियों को वैकल्पिक व्यापार का रूप दे रही है, लेकिन इन दोनों कानूनों के ऊपर सबसे उसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि सरकार कंपनियों को स्थापित होने का बढ़ावा देगी। तो सरकार जो खुद सुविधाएं देती है किसानों को वेलफेयर के रूप में या एमएसपी के रूप में या सरकारी खरीद के रूप में, उसको ख़त्म करेगी तभी तो इनको बढ़ावा देगी। क्योंकि अगर महंगा रेट सरकार घोषित करके खरीदारी करेगी तो इन कंपनियों को बढ़ावा नहीं दे सकती है। दूसरा, सरकार बार बार कह रही है कि सुविधाएं जो है वो ग्रामांचल में जो खेती की सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, वो ये कंपनियां देंगी। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने अभी हाल में 1 लाख करोड़ रुपए इस बात के लिए घोषित किया है कि निजी कंपनियां अपनी मंडियां स्थापित कर सकें। ये सरकारी खजाने से जाएगा पैसा। सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए भी 1,84,000 करोड़ रुपए, $26 बिलियन की घोषणा की है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने घोषणा की इस साल 25 जनवरी को, कि विदेशी कंपनियों को मंडियां बनाने के लिए वो इतनी रकम का सहयोग देने को तैयार है। जी देखिए डॉक्टर साहब, सीधा जिस तरह से जितने आपने डिटेल में आपने बात की, पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको ख़त्म करके जो लॉ है उससे रिलेटेड वो भी पूरा कॉरपोरेट्स के हाथ में दे रहे हैं, देना चाहते नहीं हैं, दे रहे हैं इन कानूनों के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर मैं गलत हुआ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर देना। देखिए, जैसे आम लोगों की भाषा में लोग स्टॉक एक्सचेंज को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर सरकार कहे कि उसमें से हम लोग रेगुलेटरी बॉडी सेबी को ख़त्म कर देते हैं और आप मन चाहे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, तो हर घर में हर्षद मेहता पैदा हो जाएगा। क्या ऐसा ही सरकार करने की कोशिश कर रही है इसमें? दरअसल पूरे ग्रामीण मंडियों को कॉरपोरेट के हवाले करके वो पूरे लागत के सामान पे उनका कब्जा करा देगी, वो खरीदारी पे उनका कब्जा करा देगी, क्या फसल पैदा होगी उस पे उनका कब्जा हो जाएगा, बीज क्या उपलब्ध होगा फसल के बुआई के समय वो बीज और फसल भी वो ही तय करेंगे। तो जाहिर बात है खेती का पूरा प्रारूप बदल जाएगा। दरअसल WTO चाहता है कि हमारे देश में बहुत सारी फसलें हो सकती हैं जो विदेशी कंपनियों और कृषि व्यापार कंपनियों के और एग्रो प्रोसेसिंग कंपनियों के हित में हैं, और उन फसलों की पैदावार भारत में कराई जाए, क्योंकि भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर्स की 12मासी ज़मीन है जिस पे खेती होती है, और उसमें पानी की भी उपलब्धता बहुत अच्छी है। तो वो चाहते हैं कि अनाज की पैदावार यहाँ ना हो। अनाज तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट कराया जा सकता है। तो ये पूरा प्रारूप बदलने का सवाल है, और ये केवल शेयर मार्केट की बात नहीं है। शेयर मार्केट में तो बहुत सारा दूसरे खेल गवर्नमेंट खेलती है। ये एक्चुअली खेती से जो आत्मनिर्भरता है उसको समाप्त करने का सवाल है। किसान खेती करके खुद भी आत्मनिर्भर कुछ हद तक रहता है और देश को भी खाने में आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री चालाकी से इस विदेशी कंपनी के बसाने को बोल रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जी बिल्कुल। जो उनका अभी का जो सबसे ज़्यादा वो बात बोलते हैं, लॉकडाउन के बाद हमने सुना कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन वो जो कानून लेके आ रहे हैं उसमें पूरा है कि आत्मनिर्भरता ख़त्म करना। नीयत और नीति में साफ साफ है जो बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ पे मतलब गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये कानून है, संशोधन कानून, इनका गन्ना किसानों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आपसे ज़रूर हम लोग जानना चाहेंगे। देश में गन्ने की फसल का जो रेट है वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस SAP के आधार पर तय होता है, और सरकार ने पहले भी कोशिश की थी कि इसका देश भर में एक यूनिफॉर्म रेट FRP के नाम से फेयर एंड
रिटेल प्राइस के नाम से दिया जाए, लेकिन किसानों के विरोध की वजह से उसको एसएपी के ढांचे को बनाए रखना पड़ा। जो गन्ने की खरीदारी है वो मिलें करती हैं, सरकारी मिलें भी हैं और निजी मिलें भी हैं, लेकिन गन्ने की खरीद में एक बहुत बड़ी गारंटी सरकार की तरफ से जो है किसानों को है, वो है कि गन्ने का व्यापार नियंत्रित करती हैं गन्ना सोसाइटियाँ। ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, इसके मेंबर होते हैं, और वो फसल की पैदावार के हिसाब से और पिछले सालों में जो उपलब्ध कराई गई है, फसल बेची गई है, उसके आधार पर पर्चियाँ देती हैं कि कितने कुंटल गन्ना जो है ये किसान मिल को सप्लाई करेगा। मिल भी निश्चित होती है और किसान का खेत उसके रकबे के हिसाब से और उसकी पैदावार के हिसाब से वो भी निश्चित होता है। इसी पर्ची के आधार पर बकाया जो पेमेंट होता है वो मिलता है, और वो रेट जो है एसएपी के आधार पर तय है। तो गन्ना किसानों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लागत बढ़ती गई है और एसएपी पिछले 3 साल से बढ़ा नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो है कई सालों का बकाया, यूपी के अंदर तो करीब 12,000 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना किसानों का मिलों के पास पड़ा हुआ है। अब ये कानून आ जाएगा तो इस कानून में खास बात ये लिखी हुई है कि जो निजी मंडियां बनेंगी वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये बनाएंगी कंपनी के कहने पर। जाहिर बात है जो सोसाइटी उसके अंदर भ्रष्टाचार था, दिक्कत थी, वो अलग बात है, लेकिन जो सोसाइटी बनी ही किसानों की रक्षा के लिए थी वो सोसाइटी की सोसाइटी पूरे तौर पर जो है मिलों का काम करने लगेंगी। तो आज ही दो साल का बकाया है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये किसान समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है इन कानूनों के अमल से। जी धन्यवाद आपका बहुत। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। देखिए सिर्फ हमें लगता है कि ये जो किसान यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई ना हो कि आम लोगों की भी लड़ाई है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आम लोगों पे इसका किस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा और किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये प्लीज़ हमें बताने की कोशिश कीजिए। देश की आधी आबादी गाँव में रहती है और वो विभिन्न किस्म के, आधी से ज़्यादा 2/3 आबादी गाँव में रहती है, आधी आबादी खेती पे निर्भर है। लेकिन ग्रामांचल के बहुत सारे काम धंधे, छोटी दुकानें, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ये सारी चीज़ें जो है छोटे लोग करते हैं। थोड़े थोड़े अपने साधनों के साथ इस धंधों में जुटे रहते हैं जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं। जब सारे व्यापार धंधे, खेती के सारे व्यापार धंधे का कारपोरेटीकरण हो जाएगा तो कारपोरेट तो अपने ढंग से करते हैं, वो अपने मैकेनाइजेशन से सारे काम को करेंगे। छोटे काम, सभी तरह के छोटे कामों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑलरेडी उसका असर जो है दिख रहा है, जिस तरह से ऑनलाइन व्यापार जो है फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट और ये सब इन्होंने शुरू किया है, उससे ऑलरेडी छोटी दुकानदारी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी है। तो इसका असर एक तो ये पड़ने वाला है। दूसरा, जो तीसरा कानून बनाया है आवश्यक वस्तु कानून, उसमें सरकारी खरीद उसमें निजी कंपनियों द्वारा स्टॉक लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया है। अब वहाँ पे कोई भी वो भंडारण भी कर सकती हैं और वो काला बाजारी भी कर सकती हैं। उसमें कानून में ही लिख दिया है कि अनाज, दलहन और तिलहन का रेट पिछले साल से 1.5 गुना हो जाएगा। उसी स्थिति में 1.5 गुने से ज़्यादा हो जाएगा, उसी स्थिति में आवश्यक वस्तु कानून लागू होगा और सब्जी और फल के रेट 2 गुना हो जाएंगे। तो इतनी मूल्य वृद्धि की, इतनी महंगाई की अनुमति तो ये कानून ही दे रहा है। इसके साथ साथ सरकारी खरीद नहीं होगी तो राशन भी चौपट हो जाएगा। इस कानून में लिखा हुआ है कि राशन का नियम जब तक अमल किए जा रहे हैं तब तक के लिए ये है। तो ये इंगित किया गया है कि राशन व्यवस्था भी कैश ट्रांसफ़र स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में तब्दील कर दी जाएगी। तो इसका तो गरीबों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। खेती भी जाएगी, ज़मीन भी जाएगी, मंडियाँ भी जाएंगी, छोटे काम धंधे भी जाएंगे, राशन की सुविधा भी जाएगी। तो जाहिर बात है बहुत सस्ते श्रम के रूप में वो या भीख की स्थिति में आकर जो है देश खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे एक योजना है कि देश की 70% खेती की ज़मीन को शहरीकरण और औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण में ले लिया जाए और केवल 30% खेती की ज़मीन पर खेती कराई जाए। उतने से ही आज की टेक्नोलॉजी से कंपनियों को लगता है पर्याप्त है। उनकी ये भी योजना है कि 90% श्रम शक्ति को जो है बदल कर जो है औद्योगिक और व्यावसायिक श्रम शक्ति में बदल दिया जाए। किसानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो देश के श्रमजीवी किसान हैं उनको प्रधानमंत्री ने परजीवी कहकर उनका अपमान किया और यही कारण है क्योंकि वो परजीवी कंपनियों को खेती पे खड़ा करना चाहते हैं, खेती के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं, देश की मेहनतकश जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए डॉक्टर आशीष मित्तल जी ने हमें जिस तरह से इतने कम वक्त में फैक्ट के बेस पे जैसे बिंदुओं पे बात करके ये बताया है कि ये कानूनों में क्या काला क्या है। बेसिकली जैसे
हमारे खेती मंत्री तोमर जी बार बार बोल देते हैं कि किसान बता नहीं पाए कि इसमें काला क्या है। देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने विश्लेषण किया और बता दिया कि सारा ही काला है टोटल, तो अभी समझने की हम लोगों को ज़रूरत है कि हमें किस तरह से समझ के इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष मित्तल जी हैं। हम लोग इनसे कुछ एक सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हम इनसे कुछ एक सवाल करेंगे कि जैसे देखिए, गवर्नमेंट आम लोगों को या किसानों को, दूसरे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करती है, ऐसी बातें बोल के कि जो किसान नेता है उनके पास कोई तर्क नहीं है या उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन नहीं है, इसीलिए वो लोग इन लॉज को रिपील यानी कि पूरी तरह से वापस करवाने पे अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें इस बात को मान चुकी है कि हम कुछ एक इसमें जो सुधार हैं या इसमें संशोधन है वो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारे यूनियंस के लीडर्स हैं वो इसी बात को लेके अड़े हैं कि नहीं, हमें सिर्फ ये कानून है, ये इनमें कोई संशोधन नहीं करवाना, इनको वापस करवाना है। तो इस बात पे ये सवाल हम लोग डॉक्टर जी से करेंगे कि क्यों रिपील करवाना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। दरअसल इन कानूनों का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कॉरपोरेट के पक्ष में है और किसानों को वो तबाह कर देगा। इस बात से सरकार छिपने के लिए कह रही है कि वो कुछ बिंदुओं पर 10, 12, 14 बिंदु उसने बताए जिन पे वो संशोधन कर सकती है, और बार बार ये बात भी कहती है कि हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये क्योंकि कॉरपोरेट के पक्ष में है, कॉरपोरेट को ग्रामीण मंडियों की स्थापना और ठेका खेती करने का कानूनी अधिकार देते हैं, और तो ये कॉरपोरेट की मांग है कि इसको किसी भी कीमत पर लागू होना चाहिए। उसी के पक्ष से सरकार कह रही है कि हम इनको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन का मतलब है कुछ समय बाद किसानों की सहमति के आधार पर इनको लागू किया जाएगा और ये लीगल राइट के तौर पर वो अपने अधिकार को इम्प्लीमेंट कराएंगे। भारत की पुलिस और प्रशासन उनके साथ खड़ी रहेगी और किसानों का साथ नहीं देगी, इसके जो बुरा असर आने वाला है। इन कानूनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका वजह से किसान देश भर में जग रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जो ठेका खेती कानून है उसमें साफ साफ लिखा है कि ठेका खेती में लागत की सामग्री सब कॉरपोरेट ठेका देने वाली स्पॉन्सर कंपनी से खरीदनी होगी। इसका पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए किसान को अलग से कर्जदाता संस्था और बैंकों से अपना एक करार करना पड़ेगा अलग से। और आप जानते हैं कि कर्ज लेने के करार वो ज़मीन या ट्रैक्टर या बाकी संपत्ति गिरवी रख के ही होता है। जाहिर बात है अगर उसका पेमेंट वापस नहीं हो पाएगा तो वो ज़मीन जाएगी। तो ये कहना कि कानून में अंत में लिखा है कि कंपनी जो है किसान की ज़मीन नहीं ले सकेगी, ये गलत बात है, क्योंकि किसान की ज़मीन चली जाएगी, वो उसको तत्काल कौन लेगा? बैंक उसको नीलाम करेगा। साथ में उस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उधार कंपनी से लेगा किसान तो वो उधार अगर वापस नहीं कर पाएगा तो उसको धारा 14.7 में लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पर वसूला जाएगा। लैंड रेवेन्यू के एरियर का मतलब है कि ज़मीन के बकाया के रूप में ज़मीन नीलाम करके वो वसूला जाएगा। तो उस कानून में ही लिखा है कि ऐसा किया जाएगा। दूसरा जो खतरनाक कानून है वो मंडी कानून है। उसमें किसान की सारी मंडियों में जो कुछ भी थोड़ी बहुत पकड़ है या जो कुछ भी उसकी सुविधाएं हैं वो चली जाएंगी। इसमें एक बात तो ये है कि धारा 5 में लिखा है दोनों कानूनों के कि मंडियों के अंदर रेट ऑनलाइन से तय होगा। ऑनलाइन का मतलब है कि अगर पंजाब में एमएसपी घोषित भी है 1886 रुपये कुंटल, लेकिन ऑनलाइन में कहीं भी वो 800 या 900 या 1000 रुपये बिक रही है, तो कंपनी कहेगी कि हमारा कानूनी अधिकार है, हम आपको 800 रुपये का या 900 रुपये का 1000 रुपये का रेट देंगे। दूसरा उसमें लिखा है कि जो फेयर ट्रेड है यानी निष्पक्ष व्यापार के जो आधार है ये कैसे तय होगा? ये कंपनी खुद अपने नियम बनाएगी। ये मंडी बाईपास कानून की धारा 5.2 में लिखा है, 5.1 और 5.2 में, कि फेयर ट्रेड के निष्पक्ष व्यापार के नियम कंपनी खुद बनाएगी। और धारा 9 में लिखा है कि अगर कोई विवाद फंसेगा तो उस विवाद का निपटारा कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाके में सारे व्यापार का आधार सब कुछ कंपनी के हाथ में चला जाएगा। हमें जानना चाहिए कि आज भी 70% फसल मंडियों के बाहर बिकती है और सरकार दावा कर रही है कि वो कंपनियों को वैकल्पिक व्यापार का रूप दे रही है। लेकिन इन दोनों कानूनों के ऊपर सबसे उसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि सरकार कंपनियों को स्थापित होने का बढ़ावा देगी। तो सरकार जो खुद सुविधाएं देती है
किसानों को वेलफेयर के रूप में या एमएसपी के रूप में या सरकारी खरीद के रूप में उसको ख़त्म करेगी, तभी तो इनको बढ़ावा देगी। क्योंकि अगर महंगा रेट सरकार घोषित करके खरीदारी करेगी तो इन कंपनियों को बढ़ावा नहीं दे सकती है। दूसरा, सरकार बार बार कह रही है कि सुविधाएं जो है वो ग्रामांचल में जो खेती की सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, वो ये कंपनियां देंगी। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने अभी हाल में 1 लाख करोड़ रुपए इस बात के लिए घोषित किया है कि निजी कंपनियां अपनी मंडियां स्थापित कर सकें। ये सरकारी खजाने से जाएगा पैसा। सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए भी 1,84,000 करोड़ रुपए, $26 बिलियन की घोषणा की है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने घोषणा की इस साल 25 जनवरी को, कि विदेशी कंपनियों को मंडियां बनाने के लिए वो इतनी रकम का सहयोग देने को तैयार है। जी देखिए डॉक्टर साहब, सीधा जिस तरह से जितने आपने डिटेल में आपने बात की, पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको ख़त्म करके जो लॉ है उससे रिलेटेड वो भी पूरा कॉरपोरेट्स के हाथ में दे रहे हैं, देना चाहते नहीं हैं, दे रहे हैं इन कानूनों के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर मैं गलत हुआ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर देना। देखिए, जैसे आम लोगों की भाषा में लोग स्टॉक एक्सचेंज को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर सरकार कहे कि उसमें से हम लोग रेगुलेटरी बॉडी सेबी को ख़त्म कर देते हैं और आप मन चाहे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, तो हर घर में हर्षद मेहता पैदा हो जाएगा। क्या ऐसा ही सरकार करने की कोशिश कर रही है इसमें? दरअसल पूरे ग्रामीण मंडियों को कॉरपोरेट के हवाले करके वो पूरे लागत के सामान पे उनका कब्जा करा देगी, वो खरीदारी पे उनका कब्जा करा देगी, क्या फसल पैदा होगी उस पे उनका कब्जा हो जाएगा, बीज क्या उपलब्ध होगा फसल के बुआई के समय वो बीज और फसल भी वो ही तय करेंगे। तो जाहिर बात है खेती का पूरा प्रारूप बदल जाएगा। दरअसल WTO चाहता है कि हमारे देश में बहुत सारी फसलें हो सकती हैं जो विदेशी कंपनियों और कृषि व्यापार कंपनियों के और एग्रो प्रोसेसिंग कंपनियों के हित में हैं, और उन फसलों की पैदावार भारत में कराई जाए, क्योंकि भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर्स की 12मासी ज़मीन है जिस पे खेती होती है, और उसमें पानी की भी उपलब्धता बहुत अच्छी है। तो वो चाहते हैं कि अनाज की पैदावार यहाँ ना हो। अनाज तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट कराया जा सकता है। तो ये पूरा प्रारूप बदलने का सवाल है, और ये केवल शेयर मार्केट की बात नहीं है। शेयर मार्केट में तो बहुत सारा दूसरे खेल गवर्नमेंट खेलती है। ये एक्चुअली खेती से जो आत्मनिर्भरता है उसको समाप्त करने का सवाल है। किसान खेती करके खुद भी आत्मनिर्भर कुछ हद तक रहता है और देश को भी खाने में आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री चालाकी से इस विदेशी कंपनी के बसाने को बोल रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जी बिल्कुल। जो उनका अभी का जो सबसे ज़्यादा वो बात बोलते हैं, लॉकडाउन के बाद हमने सुना कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन वो जो कानून लेके आ रहे हैं उसमें पूरा है कि आत्मनिर्भरता ख़त्म करना। नियत और नीति में साफ साफ है जो बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ पे मतलब गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये कानून है, संशोधन कानून, इनका गन्ना किसानों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आपसे ज़रूर हम लोग जानना चाहेंगे। देश में गन्ने की फसल का जो रेट है वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस SAP के आधार पर तय होता है, और सरकार ने पहले भी कोशिश की थी कि इसका देश भर में एक यूनिफॉर्म रेट FRP के नाम से, फेयर एंड रिटेल प्राइस के नाम से दिया जाए, लेकिन किसानों के विरोध की वजह से उसको SAP के ढांचे को बनाए रखना पड़ा। जो गन्ने की खरीदारी है वो मिलें करती हैं, सरकारी मिलें भी हैं और निजी मिलें भी हैं, लेकिन गन्ने की खरीद में एक बहुत बड़ी गारंटी सरकार की तरफ से जो है किसानों को है, वो है कि गन्ने का व्यापार नियंत्रित करती हैं गन्ना सोसाइटियाँ। ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, इसके मेंबर होते हैं, और वो फसल की पैदावार के हिसाब से और पिछले सालों में जो उपलब्ध कराई गई है, फसल बेची गई है, उसके आधार पर पर्चियाँ देती हैं कि कितने कुंटल गन्ना जो है ये किसान मिल को सप्लाई करेगा। मिल भी निश्चित होती है और किसान का खेत उसके रकबे के हिसाब से और उसकी पैदावार के हिसाब से वो भी निश्चित होता है। इसी पर्ची के आधार पर बकाया जो पेमेंट होता है वो मिलता है, और वो रेट जो है SAP के आधार पर तय है। तो गन्ना किसानों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लागत बढ़ती गई है और SAP पिछले 3 साल से बढ़ा नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो है कई सालों का बकाया, यूपी के अंदर तो करीब 12,000 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना किसानों का मिलों के पास पड़ा हुआ है। अब ये कानून आ जाएगा तो इस कानून में खास बात ये लिखी हुई है कि जो निजी मंडियां बनेंगी वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और
ये जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये बनाएंगी कंपनी के कहने पर। जाहिर बात है जो सोसाइटी उसके अंदर भ्रष्टाचार था, दिक्कत थी, वो अलग बात है, लेकिन जो सोसाइटी बनी ही किसानों की रक्षा के लिए थी वो सोसाइटी की सोसाइटी पूरे तौर पर जो है मिलों का काम करने लगेंगी। तो आज ही दो साल का बकाया है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये किसान समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है इन कानूनों के अमल से। जी धन्यवाद आपका बहुत। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। देखिए सिर्फ हमें लगता है कि ये जो किसान यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई ना हो के आम लोगों की भी लड़ाई है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आम लोगों पे इसका किस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा और किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये प्लीज़ हमें बताने की कोशिश कीजिए। देश की आधी आबादी गाँव में रहती है और वो विभिन्न किस्म के, आधी से ज़्यादा 2/3 आबादी गाँव में रहती है, आधी आबादी खेती पर निर्भर है। लेकिन ग्रामांचल के बहुत सारे काम धंधे, छोटी दुकानें, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ये सारी चीज़ें जो है छोटे लोग करते हैं। थोड़े थोड़े अपने साधनों के साथ इस धंधों में जुटे रहते हैं जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं। जब सारे खेती के सारे व्यापार धंधे का कॉर्पोरेटीकरण हो जाएगा तो कॉर्पोरेट तो अपने ढंग से करते हैं, वो अपने मैकेनाइजेशन से इस सारे काम को करेंगे। छोटे काम, सभी तरह के छोटे कामों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑलरेडी उसका असर जो है दिख रहा है, जिस तरह से ऑनलाइन व्यापार जो है फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट और ये सब इन्होंने शुरू किया है, उससे ऑलरेडी छोटी दुकानदारी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी है। तो इसका असर एक तो ये पड़ने वाला है। दूसरा, जो तीसरा कानून बनाया है आवश्यक वस्तु कानून, उसमें सरकारी खरीद उसमें निजी कंपनियों द्वारा स्टॉक लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया है। अब वहाँ पे कोई भी वो भंडारण भी कर सकती हैं और वो कालाबाजारी भी कर सकती हैं। उसमें कानून में ही लिख दिया है कि अनाज, दलहन और तिलहन का रेट पिछले साल से 1.5 गुना हो जाएगा। उसी स्थिति में 1.5 गुने से ज़्यादा हो जाएगा, उसी स्थिति में आवश्यक वस्तु कानून लागू होगा और सब्जी और फल के रेट 2 गुना हो जाएंगे। तो इतनी मूल्य वृद्धि की, इतनी महंगाई की अनुमति तो ये कानून ही दे रहा है। इसके साथ साथ सरकारी खरीद नहीं होगी तो राशन भी चौपट हो जाएगा। इस कानून में लिखा हुआ है कि राशन का नियम जब तक अमल किए जा रहे हैं तब तक के लिए ये है। तो ये इंगित किया गया है कि राशन व्यवस्था भी कैश ट्रांसफ़र स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में तब्दील कर दी जाएगी। तो इसका तो गरीबों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। खेती भी जाएगी, ज़मीन भी जाएगी, मंडियाँ भी जाएंगी, छोटे काम धंधे भी जाएंगे, राशन की सुविधा भी जाएगी। तो जाहिर बात है बहुत सस्ते श्रम के रूप में वो या भीख की स्थिति में आकर जो है देश खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे एक योजना है कि देश की 70% खेती की ज़मीन को शहरीकरण और औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण में ले लिया जाए और केवल 30% खेती की ज़मीन पर खेती कराई जाए। उतने से ही आज की टेक्नोलॉजी से कंपनियों को लगता है पर्याप्त है। उनकी ये भी योजना है कि 90% श्रम शक्ति को जो है बदल कर जो है औद्योगिक और व्यावसायिक श्रम शक्ति में बदल दिया जाए। किसानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो देश के श्रमजीवी किसान हैं उनको प्रधानमंत्री ने परजीवी कहकर उनका अपमान किया और यही कारण है क्योंकि वो परजीवी कंपनियों को खेती पे खड़ा करना चाहते हैं, खेती के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं, देश की मेहनतकश जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए डॉक्टर आशीष मित्तल जी ने हमें जिस तरह से इतने कम वक्त में फैक्ट के बेस पे जैसे बिंदुओं पे बात करके ये बताया है कि ये कानूनों में क्या काला क्या है। बेसिकली जैसे हमारे खेती मंत्री तोमर जी बार बार बोल देते हैं कि किसान बता नहीं पाए कि इसमें काला क्या है। देखिए जिस हिसाब से इन्होंने विश्लेषण किया और बता दिया कि सारा ही काला है टोटल, तो अभी समझने की हम लोगों को ज़रूरत है कि हमें किस तरह से समझ के इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष मित्तल जी हैं। हम लोग इनसे कुछ एक सवाल करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। हम इनसे कुछ एक सवाल करेंगे कि जैसे देखिए गवर्नमेंट आम लोगों को या किसानों को, दूसरे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करती है ऐसी बातें बोल के कि जो किसान नेता है उनके पास कोई तर्क नहीं है या उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन नहीं है, इसीलिए वो लोग इन लॉज को रिपील यानी कि पूरी तरह से वापस करवाने पे अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें इस बात को मान चुकी है कि हम कुछ एक इसमें जो सुधार हैं जहाँ इसमें संशोधन है वो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारे
यूनियंस के लीडर्स हैं वो इसी बात को लेके अड़े हैं कि नहीं, हमें सिर्फ ये कानून है, ये इनमें कोई संशोधन नहीं करवाना, इनको वापस करवाना है। तो इस बात पे ये सवाल हम लोग डॉक्टर जी से करेंगे कि क्यों रिपील करवाना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। दरअसल इन कानूनों का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कॉरपोरेट के पक्ष में है और किसानों को वो तबाह कर देगा। इस बात से सरकार छिपने के लिए कह रही है कि वो कुछ बिंदुओं पर 10, 12, 14 बिंदु उसने बताए जिन पे वो संशोधन कर सकती है, और बार बार ये बात भी कहती है कि हम इनको सस्पेंड कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये क्योंकि कॉरपोरेट के पक्ष में है, कॉरपोरेट को ग्रामीण मंडियों की स्थापना और ठेका खेती करने का कानूनी अधिकार देते हैं, और तो ये कॉरपोरेट की मांग है कि इसको किसी भी कीमत पर लागू होना चाहिए। उसी के पक्ष से सरकार कह रही है कि हम इनको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन का मतलब है कुछ समय बाद किसानों की सहमति के आधार पर इनको लागू किया जाएगा और ये लीगल राइट के तौर पर वो अपने अधिकार को इम्प्लीमेंट कराएंगे। भारत की पुलिस और प्रशासन उनके साथ खड़ी रहेगी और किसानों का साथ नहीं देगी, इसका जो बुरा असर आने वाला है। इन कानूनों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका वजह से किसान देश भर में जग रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जो ठेका खेती कानून है उसमें साफ साफ लिखा है कि ठेका खेती में लागत की सामग्री सब कॉरपोरेट ठेका देने वाली स्पॉन्सर कंपनी से खरीदनी होगी। इसका पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए किसान को अलग से कर्जदाता संस्था और बैंकों से अपना एक करार करना पड़ेगा अलग से। और आप जानते हैं कि कर्ज लेने के करार वो ज़मीन या ट्रैक्टर या बाकी संपत्ति गिरवी रख के ही होता है। जाहिर बात है अगर उसका पेमेंट वापस नहीं हो पाएगा तो वो ज़मीन जाएगी। तो ये कहना कि कानून में अंत में लिखा है कि कंपनी जो है किसान की ज़मीन नहीं ले सकेगी, ये गलत बात है, क्योंकि किसान की ज़मीन चली जाएगी, वो उसको तत्काल कौन लेगा? बैंक उसको नीलाम करेगा। साथ में उस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उधार कंपनी से लेगा किसान तो वो उधार अगर वापस नहीं कर पाएगा तो उसको धारा 14.7 में लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पर वसूला जाएगा। लैंड रेवेन्यू के एरियर का मतलब है कि ज़मीन के बकाये के रूप में ज़मीन नीलाम करके वो वसूला जाएगा। तो उस कानून में ही लिखा है कि ऐसा किया जाएगा। दूसरा जो खतरनाक कानून है वो मंडी कानून है। उसमें किसान की सारी मंडियों में जो कुछ भी थोड़ी बहुत पकड़ है या जो कुछ भी उसकी सुविधाएं हैं वो चली जाएंगी। इसमें एक बात तो ये है कि धारा 5 में लिखा है दोनों कानूनों के कि मंडियों के अंदर रेट ऑनलाइन से तय होगा। ऑनलाइन का मतलब है कि अगर पंजाब में एमएसपी घोषित भी है 1886 रुपये कुंटल, लेकिन ऑनलाइन में कहीं भी वो 800 या 900 या 1000 रुपये बिक रही है, तो कंपनी कहेगी कि हमारा कानूनी अधिकार है, हम आपको 800 रुपये का या 900 रुपये का 1000 रुपये का रेट देंगे। दूसरा उसमें लिखा है कि जो फेयर ट्रेड है यानी निष्पक्ष व्यापार के जो आधार है ये कैसे तय होगा, ये कंपनी खुद अपने नियम बनाएगी। ये मंडी बाईपास कानून की धारा 5.2 में लिखा है, 5.1 और 5.2 में, कि फेयर ट्रेड के निष्पक्ष व्यापार के नियम कंपनी खुद बनाएगी। और धारा 9 में लिखा है कि अगर कोई विवाद फंसेगा तो उस विवाद का निपटारा कंपनी द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाके में सारे व्यापार का आधार सब कुछ कंपनी के हाथ में चला जाएगा। हमें जानना चाहिए कि आज भी 70% फसल मंडियों के बाहर बिकती है और सरकार दावा कर रही है कि वो कंपनियों को वैकल्पिक व्यापार का रूप दे रही है। लेकिन इन दोनों कानूनों के ऊपर सबसे उसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि सरकार कंपनियों को स्थापित होने का बढ़ावा देगी। तो सरकार जो खुद सुविधाएं देती है किसानों को वेलफेयर के रूप में या एमएसपी के रूप में या सरकारी खरीद के रूप में, उसको ख़त्म करेगी तभी तो इनको बढ़ावा देगी। क्योंकि अगर महंगा रेट सरकार घोषित करके खरीदारी करेगी तो इन कंपनियों को बढ़ावा नहीं दे सकती है। दूसरा, सरकार बार बार कह रही है कि सुविधाएं जो है वो ग्रामांचल में जो खेती की सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, वो ये कंपनियां देंगी। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने अभी हाल में 1 लाख करोड़ रुपए इस बात के लिए घोषित किया है कि निजी कंपनियां अपनी मंडियां स्थापित कर सकें। ये सरकारी खजाने से जाएगा पैसा। सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए भी 1,84,000 करोड़ रुपए, $26 बिलियन की घोषणा की है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने घोषणा की इस साल 25 जनवरी को, कि विदेशी कंपनियों को मंडियां बनाने के लिए वो इतनी रकम का सहयोग देने को तैयार है। जी देखिए डॉक्टर साहब, सीधा जिस तरह से जितने आपने डिटेल में आपने बात की,
पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनको ख़त्म करके जो लॉ है उससे रिलेटेड वो भी पूरा कॉरपोरेट्स के हाथ में दे रहे हैं, देना चाहते नहीं हैं, दे रहे हैं इन कानूनों के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर मैं गलत हुआ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कर देना। देखिए जैसे आम लोगों की भाषा में लोग स्टॉक एक्सचेंज को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर सरकार कहे कि उसमें से हम लोग रेगुलेटरी बॉडी सेबी को ख़त्म कर देते हैं और आप मन चाहे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, तो हर घर में हर्षद मेहता पैदा हो जाएगा। क्या ऐसा ही सरकार करने की कोशिश कर रही है इसमें? दरअसल पूरे ग्रामीण मंडियों को कॉरपोरेट के हवाले करके वो पूरे लागत के सामान पे उनका कब्जा करा देगी, वो खरीदारी पे उनका कब्जा करा देगी, क्या फसल पैदा होगी उस पे उनका कब्जा हो जाएगा, बीज क्या उपलब्ध होगा फसल के बुआई के समय वो बीज और फसल भी वो ही तय करेंगे। तो जाहिर बात है खेती का पूरा प्रारूप बदल जाएगा। दरअसल WTO चाहता है कि हमारे देश में बहुत सारी फसलें हो सकती हैं जो विदेशी कंपनियों और कृषि व्यापार कंपनियों के और एग्रो प्रोसेसिंग कंपनियों के हित में हैं, और उन फसलों की पैदावार भारत में कराई जाए, क्योंकि भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर्स की 12 मासी ज़मीन है जिस पे खेती होती है और उसमें पानी की भी उपलब्धता बहुत अच्छी है। तो वो चाहते हैं कि अनाज की पैदावार यहाँ ना हो। अनाज तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट कराया जा सकता है। तो ये पूरा प्रारूप बदलने का सवाल है, और ये केवल शेयर मार्केट की बात नहीं है। शेयर मार्केट में तो बहुत सारा दूसरे खेल गवर्नमेंट खेलती है। ये एक्चुअली खेती से जो आत्मनिर्भरता है उसको समाप्त करने का सवाल है। किसान खेती करके खुद भी आत्मनिर्भर कुछ हद तक रहता है और देश को भी खाने में आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री चालाकी से इस विदेशी कंपनी के बसाने को बोल रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जी बिल्कुल। जो उनका अभी का जो सबसे ज़्यादा वो बात बोलते हैं, लॉकडाउन के बाद हमने सुना कि आत्मनिर्भर बने, लेकिन वो जो कानून लेके आ रहे हैं उसमें पूरा है कि आत्मनिर्भरता ख़त्म करना। नीयत और नीति में साफ साफ है जो बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। देखिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ पे मतलब गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ये कानून है संशोधन कानून, इनका गन्ना किसानों पर क्या असर पड़ने वाला है, ये आपसे ज़रूर हम लोग जानना चाहेंगे। देश में गन्ने की फसल का जो रेट है वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस SAP के आधार पर तय होता है, और सरकार ने पहले भी कोशिश की थी कि इसका देश भर में एक यूनिफॉर्म रेट FRP के नाम से, फेयर एंड रिटेल प्राइस के नाम से दिया जाए, लेकिन किसानों के विरोध की वजह से उसको SAP के ढांचे को बनाए रखना पड़ा। जो गन्ने की खरीदारी है वो मिलें करती हैं, सरकारी मिलें भी हैं और निजी मिलें भी हैं, लेकिन गन्ने की खरीद में एक बहुत बड़ी गारंटी सरकार की तरफ से जो है किसानों को है, वो है कि गन्ने का व्यापार नियंत्रित करती हैं गन्ना सोसाइटियाँ। ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, इसके मेंबर होते हैं, और वो फसल की पैदावार के हिसाब से और पिछले सालों में जो उपलब्ध कराई गई है, फसल बेची गई है, उसके आधार पर पर्चियाँ देती हैं कि कितने कुंटल गन्ना जो है ये किसान मिल को सप्लाई करेगा। मिल भी निश्चित होती है और किसान का खेत उसके रकबे के हिसाब से और उसकी पैदावार के हिसाब से वो भी निश्चित होता है। इसी पर्ची के आधार पर बकाया जो पेमेंट होता है वो मिलता है, और वो रेट जो है SAP के आधार पर तय है। तो गन्ना किसानों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लागत बढ़ती गई है और SAP पिछले 3 साल से बढ़ा नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो है कई सालों का बकाया, यूपी के अंदर तो करीब 12,000 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना किसानों का मिलों के पास पड़ा हुआ है। अब ये कानून आ जाएगा तो इस कानून में खास बात ये लिखी हुई है कि जो निजी मंडियां बनेंगी वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये बनाएंगी कंपनी के कहने पर। जाहिर बात है जो सोसाइटी उसके अंदर भ्रष्टाचार था, दिक्कत थी, वो अलग बात है, लेकिन जो सोसाइटी बनी ही किसानों की रक्षा के लिए थी, वो सोसाइटी पूरे तौर पर जो है मिलों का काम करने लगेंगी, तो आज ही 2 साल का बकाया है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये किसान समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है इन कानूनों के अमल से। जी धन्यवाद आपका बहुत। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। देखिए सिर्फ हमें लगता है कि ये जो किसान यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई ना हो कि आम लोगों की भी लड़ाई है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आम लोगों पे इसका किस हिसाब से इम्पैक्ट पड़ेगा और किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये प्लीज़ हमें बताने की कोशिश कीजिए। देश की आधी आबादी गाँव में रहती है और वो विभिन्न किस्म के, आधी से ज़्यादा 2/3 आबादी गाँव में रहती है, आधी आबादी
खेती पे निर्भर है। लेकिन ग्रामांचल के बहुत सारे काम धंधे, छोटी दुकानें, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ये सारी चीज़ें जो है छोटे लोग करते हैं। थोड़े थोड़े अपने साधनों के साथ इस धंधों में जुटे रहते हैं, जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं। जब सारे व्यापार धंधे, खेती के सारे व्यापार धंधे का कारपोरेटीकरण हो जाएगा, तो कारपोरेट तो अपने ढंग से करते हैं, वो अपने मैकेनाइजेशन से सारे काम को करेंगे। छोटे काम, सभी तरह के छोटे कामों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑलरेडी उसका असर जो है दिख रहा है। जिस तरह से ऑनलाइन व्यापार जो है फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट और ये सब इन्होंने शुरू किया है, उससे ऑलरेडी छोटी दुकानदारी काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी है। तो इसका असर एक तो ये पड़ने वाला है। दूसरा, जो तीसरा कानून बनाया है, आवश्यक वस्तु कानून, उसमें सरकारी खरीद, उसमें निजी कंपनियों द्वारा स्टॉक लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया है। अब वहाँ पे कोई भी वो भंडारण भी कर सकती हैं और वो काला बाजारी भी कर सकती हैं। उसमें कानून में ही लिख दिया है कि अनाज, दलहन और तिलहन का रेट पिछले साल से 1.5 गुना हो जाएगा। उसी स्थिति में 1.5 गुने से ज़्यादा हो जाएगा। उसी स्थिति में आवश्यक वस्तु कानून लागू होगा और सब्जी और फल के रेट 2 गुना हो जाएंगे। तो इतनी मूल्य वृद्धि की, इतनी महंगाई की अनुमति तो ये कानून ही दे रहा है। इसके साथ साथ सरकारी खरीद नहीं होगी तो राशन भी चौपट हो जाएगा। इस कानून में लिखा हुआ है कि राशन का नियम जब तक अमल किए जा रहे हैं तब तक के लिए ये है। तो ये इंगित किया गया है कि राशन व्यवस्था भी कैश ट्रांसफ़र स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में तब्दील कर दी जाएगी। तो इसका तो गरीबों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। खेती भी जाएगी, ज़मीन भी जाएगी, मंडियाँ भी जाएंगी, छोटे काम धंधे भी जाएंगे, राशन की सुविधा भी जाएगी। तो जाहिर बात है बहुत सस्ते श्रम के रूप में वो, या भीख की स्थिति में आकर जो है देश खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे एक योजना है कि देश की 70% खेती की ज़मीन को शहरीकरण और औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण में ले लिया जाए और केवल 30% खेती की ज़मीन पर खेती कराई जाए। उतने से ही आज की टेक्नोलॉजी से कंपनियों को लगता है पर्याप्त है। उनकी ये भी योजना है कि 90% श्रम शक्ति को जो है बदल कर जो है औद्योगिक और व्यावसायिक श्रम शक्ति में बदल दिया जाए। किसानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो देश के श्रमजीवी किसान हैं उनको प्रधानमंत्री ने परजीवी कहकर उनका अपमान किया, और यही कारण है क्योंकि वो परजीवी कंपनियों को खेती पे खड़ा करना चाहते हैं, खेती के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं, देश की मेहनतकश जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर आशीष मित्तल जी ने हमें जिस तरह से इतने कम वक्त में फैक्ट के बेस पे जैसे बिंदुओं पे बात करके ये बताया है कि ये कानूनों में क्या काला क्या है। बेसिकली जैसे हमारे खेती मंत्री तोमर जी बार बार बोल देते हैं कि किसान बता नहीं पाए कि इसमें काला क्या है। देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने विश्लेषण किया और बता दिया कि सारा ही काला है टोटल, तो अभी समझने की हम लोगों को ज़रूरत है कि हमें किस तरह से समझ के इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने